हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमें जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है हमारे, उसका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारी फॉरेस्ट है उनको हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं। देखो, जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं हमें उनको बचाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है उन्हीं के ऊपर तो हमारी लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि हम खाने पीने की जो चीजें हैं हमारी, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सब उन्हीं से तो आते हैं। ठीक है, जिस पेपर पर हम काम करते हैं, जिस कागज पर हम लिखते हैं, वो भी तो पेड़ों से बनता है। जिस पेंसिल से हम लिखते हैं वो भी तो पेड़ों से बनती है। क्या है, हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनको बचाना चाहिए। अब देखो क्या है, प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमें उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, हमारे यहाँ पर कितनी सारी स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है। एनिमल्स की अलग है, प्लांट्स की अलग है, क्रॉप्स की अलग है। ठीक है, देखो कि गेहूं है, जो गेहूं के जो बीज है, मान लो कि अगर हम उन्हें ना बचाएं तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ये अलग वेराइटी ऑफ सीड्स कैसे बचेगा। ठीक है, यानी कि उनकी नजर में तो ये हो जाएगा कि ये कोई सीड था ही नहीं, गेहूं होते ही नहीं थे, गेहूं थे क्या। ठीक है, जैसे कि हम अब सोचते हैं हमारी हिस्ट्री को लेकर कि ऐसा कैसे होता था। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर कि हमें जो हमारी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या फिर जो फॉरेस्ट है, उन जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना उसको बचाना चाहिए। अब देखो, फॉरेस्ट से ले लो आप एग्जांपल, मान लो कि कोई पेड़ है, कोई प्लांट है। प्लांट के जो सीड्स हैं अगर हम उनको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम उस प्लांट को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमें उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं हमारी जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला 1972 में, 1972 में, और उसका नाम था द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ना, जैसे कि टाइगर है, स्नेक है, पीजन है, पिकॉक है, इन सबको बचाने के लिए एक एक्ट निकाला उन्होंने, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि है 1972, ये 1972 में निकाला गया। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने हमारी जो हैबिटेट है या फिर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है हमारे, उनको बचाने के लिए प्रोविजंस निकाले, और हमारी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में थी उसको बचाने के लिए कुछ अलग प्रोविजंस किए गए। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या था, हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, यानी कि जो कि जल्दी खत्म होने वाली है उनको क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है उसके लिए एक स्पेशल लिस्ट निकाली गई कि ये प्रोविजंस होने चाहिए, इनको बचाने के लिए ये करना चाहिए। ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता था, यानी कि जो जानवरों का ट्रेड किया जाता था, उस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हमारी जो स्पीसीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है हमारी, उनको बचाने के लिए। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट एक सिंगल स्पीसीज के लिए भी एक्ट बनाती है, जैसे कि टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, घड़ियाल को बचाने के लिए घड़ियाल प्रोजेक्ट हो गया। यानी कि एक सिंगल सिंगल स्पीसीज को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेप उठाती है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारा, ये आया था, प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था 1973 में, यानी कि 1973 में। वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद एक साल बाद क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ये स्पेशली किसके लिए था, टाइगर्स के लिए था, टाइगर्स को बचाने के लिए था। लेकिन अब इनकी संख्या काफी घट गई है, तो इसलिए इनको बचाने के लिए क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973। अब देखते हैं कि जो टाइगर्स है इनकी संख्या एकदम से कम कैसे हो गई, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है या फिर इनकी जो बोन्स होती है ना, ये काफी महंगी बिकती है। तो लोगों ने इनको मारकर इनकी जो बोन है या फिर जो स्किन है उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके जो पार्ट्स बिकते हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया हमारा, फर्स्ट रीजन ये था क्योंकि जो उनकी स्किन और बोन्स थी ना उनको बेच दिया जाता था। इनका जो सेकंड रीजन है वो क्या है, श्रिंक हैबिटेट। यानी कि देखो, लोग पेड़ों को काट देते हैं तो फिर जो फॉरेस्ट है वो कम हो रही है, तो इनका जो हैबिटेट था वो श्रिंक हो गया, यानी कि कम हो गया, इनके रहने की जगह है ना बहुत कम हो गई, तो इसके कारण भी ये एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, और जो थर्ड रीजन था वो है, जो ये टाइगर हैं, ये जिन जानवरों को खाते थे उनकी जो स्पीसीज है वो भी बहुत कम हो गई, उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई। ठीक है, ये क्या है इनका थर्ड रीजन, यानी कि जिसको खाते थे ना उनकी जो संख्या है वो कम हो गई। और फोर्थ है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भी इनको परेशानी हो रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ।
मान लो कि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो ज्यादा पेड़ों को काटेंगे, ज्यादा फॉरेस्ट को नष्ट करेंगे तो इनका जो हैबिटेट है वो इफेक्ट होगा। तो इसलिए ये क्या थे, इनके 4 रीजन थे इनके कम होने के। ये क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, 1973 में। क्यों लाया गया, जो टाइगर है उनकी संख्या, जो टाइगर है उनको बचाने के लिए कब लाया गया, 1973 में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्पीसीज के लिए भी कदम उठाए हैं, स्टेप उठाए हैं। ओके, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट था हमारा, ये कब का था, 1972, 1972। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट थ्रू कम्युनिटी एक्शन। देखो, अब हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या स्टेप उठाया, क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए। अब देखते हैं कि जो कम्युनिटी है या फिर जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या किया इन फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को बचाने के लिए। चलिए देखते हैं चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है ये होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के एक गाँव में होता है। ये क्या होता है, जब भी कोई लोग पेड़ को काटने जाते तो फिर जो वहां की जो कम्युनिटी थी या फिर वहां के जो लोकल लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे। यानी कि कोई भी पेड़ को काटता था तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे और वो कहते थे कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटो या फिर पहले हमें मारो। ठीक है, जिसके कारण वो वापस रह जाते थे। ये एक तरह से अहिंसा का तरीका था कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। ठीक है, जो ये चिपको मूवमेंट है ये बेस्ट एग्जाम्पल है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक और कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। कम्युनिटी डिक्लेयर्स कंजर्वेशन एरियाज। अब देखो, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, लगभग 1200 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया। उस कम्युनिटी ने वहां पर क्या किया कि इस एरिया में कोई भी हंटिंग नहीं होगी, कोई भी यानी कि शिकार नहीं करेगा किसी भी जानवर का, जो फॉरेस्ट है वहां पर। ठीक है, ऐसे ही इनिशिएटिव लिए गए अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के लिए। तो देखो, कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल था हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, लोग क्या करते थे, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ थ्रू कल्चरल बिलीफ्स। लोग क्या करते थे, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाते थे, उनसे कल्चरल बिलीफ जोड़कर। जैसे कि देखो, एक बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक बक है, काला हिरण है, पिकॉक्स है, पिजन है, सॉरी पिकॉक्स है, मोर है, एंड नीलगाय, जो नीलगाय है एज सेक्रेड। यानी कि इन्होंने ब्लैक बक, पिकॉक्स और नीलगाय को क्या मान लिया, सेक्रेड, यानी कि ये पवित्र है और इनकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो इस कम्युनिटी ने क्या किया, अपने कल्चरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग इनको लुप्त होने से बचाया। ठीक है, और ये जो एनिमल्स थे ये उनके विलेज के इंपॉर्टेंट एनिमल बन गए, किसी ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि किसी ने इसको मारने की कोशिश नहीं की। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए पवित्र हो गए, वो उनकी पूजा करने लगे, तो इसलिए लोगों ने उनको मारना बंद कर दिया। अब देखो, ऐसे ही जैसे कि हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, पीपल ट्री की पूजा करते हैं और स्पेसिफिक फ्रूट ट्रीज की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अच्छा आइडिया है कि अपने कल्चरल बिलीफ को स्पीसीज से जोड़ दो और फिर उनको खत्म होने से बचा लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए एक बार फिर देख लेते हैं। फर्स्ट है वो क्या है, बीज बचाओ आंदोलन। जो बीज बचाओ आंदोलन था ये एक कमेटी के द्वारा शुरू किया गया था और जो इसको लीड कर रहे थे उसका नाम था विजय झारधरी। ठीक है, इसमें क्या किया, लोगों ने अलग अलग स्पीसीज के सीड्स को बचाना शुरू कर दिया। अभी अभी मैंने बताया था ना कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग स्पीसीज के सीड्स को बचाना शुरू कर दिया, अलग अलग क्रॉप्स के सीड को बचाना शुरू कर दिया, ठीक, ताकि आगे भी उस क्रॉप्स को हम उगा सके। ठीक है, तो और ये जो मूवमेंट था इसके द्वारा जो किसान है उन्होंने क्या किया, सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करना बंद कर दिया और वो नेचुरल मेथड अपनाने लगे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाया गया। इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है लोकल कम्युनिटीज को कि आप फॉरेस्ट को संभालो, यानी कि आप फॉरेस्ट की स्पीसीज को बचाने की जिम्मेवारी लो और इसके बदले में आप अपनी जो जरूरत की चीजें हैं आपकी डेली लाइफ की उसको फॉरेस्ट से ले सकते हो, जैसे कि लकड़ियां वगैरह हो गई, वुड वगैरह हो गई, आप वहां पर ग्रेजिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या किया, गवर्नमेंट ने जो लोकल कम्युनिटीज रहती थी ना वहां पर उनको क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप फॉरेस्ट को संभालो। ठीक है, तो ये क्या था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।